सेकेंड वीडियो ऑफ यूनिट 1 बोर्स थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम पोस्टलेट्स पढ़ेंगे और डेरिवेशन पढ़ेंगे, रेडियस का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस उसका, ये सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो विद द पोस्टलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। क्या क्या पोस्टलेट्स थे बोर्स थ्योरी के? पहला पोस्टलेट वो उन्होंने एक्सप्लेन किया एटमिक जो हाइड्रोजन एटम है उसकी स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट था वो बाकी के जो पीछे पड़े हुए हमारे मॉडल्स थे उनमें से किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोर्स की थ्योरी में सबसे मेन जो मेरिट है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी और उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है जिसके पास डिफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी हो। उस ऑर्बिट को उन्होंने स्टेशनरी स्टेट नाम दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में नहीं, सिर्फ उसी ऑर्बिट में हो सकता है जिस ऑर्बिट के पास डिफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी हो, और उन्होंने उनको क्या नाम दिया? स्टेशनरी स्टेट। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट नहीं करते उस एनर्जी में जिस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट थी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होता है तो वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो गया था क्योंकि वो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जब रेडिएट हो रही है एनर्जी तो उस वजह से तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसी चीज़ को सही करते हुए, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए, बोर्ड ने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी जिस ऑर्बिट में क्या होगा, आपका डिफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम होगा और एनर्जी होगी। ठीक है, माने के स्टेशनरी स्टेट में तो एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। वाइल इन दैट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होगा एक इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा? h/2π के। उस ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π के। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है mvr होता है, और mvr किसके बराबर हो जाएगा? nh/2π के, क्योंकि वो क्या हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि ये जो n है आपका, ये इंटीजर हो गया, इंटीग्रल, और इंटीग्रल मल्टीपल हो गया ये h/2π के। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकलता है mvr = nh/2π। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं हम। ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। उन्होंने अब स्टेबिलिटी का तो बता दिया उन्होंने, अब उन्होंने ये बताया कि स्पेक्ट्रम कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन से एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर तो वो रेडिएट करता है एनर्जी ऑफ अ डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरिंग इमिशन और एब्जॉर्प्शन। ओके, जब वो किसी दूसरी स्टेट से किसी दूसरी ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में आ रहा है, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी कुछ ऑर्बिट्स हैं, आपका इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, तो आपका इलेक्ट्रॉन 4 पे, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन 4 पे जंप करके आपकी सेकंड वाली पे आता है तो ये कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा। जब वो जंप करेगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी की। ऐसे ही अगर सेकंड पे है, सेकंड से अगर थर्ड पे आता है तो भी क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके, तो इस रेडिएट करने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो इससे भी एक हमारा नया फॉर्मूला निकलता है, वो है ΔE = h न्यू। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। इसको हम न्यू कहते हैं, h न्यू, और इसको हम कहते हैं hc लैम्डा। ये न्यू का हमारा hc लैम्डा जो है, ये जो न्यू है वो आपको फ्रीक्वेंसी बताता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही होगा, न्यू, और ये लैम्डा जो होता है वो c के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, ये c के बराबर होता है। c मतलब आपकी स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो एक और बार रिवाइज करा देते हैं सारे पोस्टलेट्स। ये पोस्टलेट्स आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। पहला पोस्टलेट नंबर 1, बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड पोस्टलेट,
An electron can exist only in that orbit which has the definite angular momentum and energy. Each orbit is known as stationary state. Third, an electron does not radiate energy when it is in that particular stationary state. Fourth, while in an orbit, angular momentum of an electron will become integral multiple of h upon 2 pi. इसका हो जाता है इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है h अपॉन 2 पाई के। वहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है कुछ इस तरीके से, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। इसे ध्यान में रखिएगा। फोर्थ, ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है हर एक। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट, रेडिएशंस ऑफ डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी इज एमिटेड। एक डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ओके, एमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। ओके, गिविंग राइज टू अ डिफाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन, जिससे कि क्या होता है, डिफाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसके बाद भी हमारा एक फॉर्मूला आता है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि फर्दर बन जाता है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस वजह से बना, क्योंकि न्यू लैम्डा जो है वो सी के बराबर होता है। ठीक है, जो पिकोमीटर जो होता है वो यूज़ होता है फॉर द रेडियस ऑफ एटम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्बिट की रेडियस कैसे पता लगाएंगे। इसमें आपका बेसिकली डेरिवेशन है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है डेरिवेशन। ओके, तो ये इसमें आप डिराइव करोगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल की रेडियस पता करने के लिए आपको चाहिए दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। दूसरा फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था आपको, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर हो जाता है टू द नेगेटिव ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चार्ज अपॉन द रेडियस स्क्वायर। तो उस डेरिवेशन से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया, और इस एक्सप्रेशन के बाद हमें पता है ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका एक्सप्रेशन है, और ये हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, mv² अपॉन r। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सप्रेशन और ये हमारा mv² अपॉन r का एक्सप्रेशन, और इसको आप इस इक्वेशन में रख देंगे। अब जब आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। इसको जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आपने यहाँ पर वो एक्सप्रेशन निकाल दिया, अब उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना होगा, mv² अपॉन mv² इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। इससे आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसमें से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की वैल्यू को फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको mv² अपॉन r² में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो है यहाँ जो mv² r है इसमें आपको डायरेक्टली पुट करना है। यू कैन डू एज यू वांट। ओके, फाइनल जो है सॉल्व करके क्या बन जाएगा हमारा, डिवाइड करके फर्दर सॉल्व करते करते हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, वो है हमारे पास ये। जब आपको डिराइव करने के लिए आए तब आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि रेडियस इज इक्वल्स टू 53 n² अपॉन z पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। जब कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जब कभी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज़, जिससे कि क्या होगा, सॉल्व करेंगे। इससे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, और दूसरा इस रेडियस की वैल्यू को यूज़ करके कई और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम इसी तरह फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।